Hello students, today I starts your last chapter in history, section 2, the livelihoods, economies and societies. फर्स्ट सेक्शन में 3 चैप्टर, तीनों कंपलसरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजी या जर्मन रिवॉल्यूशन उसको हम कह सकते हैं। तीनों चैप्टर एक्सप्लेन किया जा चुका है। तीनों चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह दिए जा चुके हैं और इस सेक्शन में केवल ही एक चैप्टर कंपलसरी है, सिलेबस में है, बाकी और चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। और सिलेबस का मतलब ये है कि जैसे 2 चैप्टर है, दोनों में से कौन सा पढ़ाना है। तो हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फॉरेस्ट सोसाइटीज वाला। तो इन दिस सेक्शन सेकेंड वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द स्टडी ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज। वी विल लुक एट हाउ द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, pastoralists and peasant change in the modern world and how they played a part in shaping this change. इस चैप्टर्स में हम जीविका और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे और किन के जो फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो जंगलों में रहते थे ट्राइब्स, हमारे पास्चुरलिस्ट चरागाह मतलब जो अपने जानवरों को चराते थे अर्थात नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते थे, केवल उनका लाइफ जो है पास्चुरलिस्ट पर डिपेंड था। और पीजेंट मतलब जो किसान, ये सब इनके जीवन में कैसे बदलाव आया मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक जीवन में, आधुनिक संसार में, एंड हाउ दे प्लेड अ पार्ट इन शेपिंग दीज, और कैसे उन लोगों का या क्या रोल रहा इस चेंज को परिवर्तन हुआ उसको बदलने में। ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी ओनली फोकस ऑन फैक्ट्रीज एंड सिटीज ऑन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स which supply the market. ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे कि हमने और चैप्टरों में देखा कि उसमें केवल क्या फोकस रहा, किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, फैक्ट्रीज, सिटीज़, अर्बनाइजेशन पर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई होते थे। बट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर इकोनॉमीज आउटसाइड दिस सेक्टर, लेकिन हम ये सब भूल गए कि इन सब सेक्टर के अलावा और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। Other people too who matter to the nation. To modernize the lives of pastoralists and forest dwellers, the shifting cultivators and food gatherers often seem to be stuck in the past. It is as if their lives are not important when we study द इमरजेंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर मतलब हम उनके लाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं और उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये भी जो है उचित नहीं है। द चैप्टर्स इन सेक्शन सेकेंड विल सजेस्ट दैट वी नीड टू नो अबाउट दियर लाइव्स, सी हाउ दे ऑर्गेनाइज दियर वर्ल्ड एंड ऑपरेट दियर इकोनॉमीज। तो इस सेक्शन में यही सजेस्ट किया गया है कि हमको जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हैं और कैसे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ऑपरेट करते हैं। दीज कम्युनिटीज़ आर वेरी मच पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स वी लाइव इन टूडेज। और आज जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, आज जो आधुनिक संसार है, जो इसमें हम जो लोग रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। They are not simply survivors from the
bygone area. Then chapter 4th will take you into the forest and tell you about the variety of ways the forest were used by communities living within them. It will show how in the 19th century the growth of industries and urban center. तो इस चैप्टर 4 में हम जो फॉरेस्ट सोसाइटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, पास्चरलिस्ट हैं, उनके लाइफ के बारे में जो स्टडी करेंगे, उनकी कम्युनिटी कैसे वो रहते हैं और आज इस आधुनिक और शहरीकरण जो हुआ है उस एरा में ships and railways created a new demands on the forest for timber and other forest product. अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इससे ट्रांसपोर्टेशन मेन रेलवे, जब रेलवे का इंक्रीजमेंट हुआ तो रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ी और स्लीपर्स जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही तैयार कराए गए। इसके लिए काफ़ी संख्या में फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया। टिम्बर्स, इमारती लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ी और वो सब फॉरेस्ट के लिए। एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ी, वो सब फॉरेस्ट को ही काट करके पूर्ति की गई। तो इस तरह से फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो इससे जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके लाइफ पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा। उनको अपना जो है एक परंपरागत हैबिटेट था छोड़ना पड़ा, जिससे काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई उनके लाइफ में। तो हमको चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 5 नहीं पढ़ना है। कहीं कहीं चैप्टर 5 पढ़ाया जाएगा, कहीं कहीं चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑप्शन पर है कि कौन क्या पढ़ाता है। तो चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, मतलब फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट समाज और इम्पीरियलिस्ट जो ब्रिटिश लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर एक उपनिवेश बनाई थी। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। इसमें कह रहा है कि हम अपने आसपास अपने स्कूल को देखें, उसके एरिया को देखें, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत से प्रोडक्ट जो है फॉरेस्ट से मिलते हैं। जैसे पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल, डोर एंड विंडोज, डाइस दैट कलर्स योर क्लॉथ, स्पाइसेस इन योर फूड एंड सेल फोन रैपर ऑफ योर टॉफी, द तेंदू लीफ in bidi, gum, honey, coffee, tea and rubber. So many products are available in the markets and household. These are obtained by forest. Do not miss out the oil in chocolates which comes from sal seeds. चॉकलेट में जो ऑयल होता है सॉल सीड से बनता है। एंड टैनिन used to convert skin and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purpose. ये सब चीज़ें। Forest also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flower, animals, birds and many other things. In the Amazon forest or in the Western Ghat, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। इसे हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि 1/4 ऑक्सीजन सप्लाई इसी से होती थी, लेकिन आज वो भी डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हमारे जो है रिच फॉरेस्ट रिसोर्स हैं। 500 से अधिक प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं और इनसे हमें वैल्यूएबल थिंग्स मिलती हैं। ए लॉट ऑफ द डाइवर्सिटी इन फास्ट डिसअपेयरिंग, और
डाइवर्सिटी जैव विविधता जिसके बारे में स्टडी किया जा चुका है आपको पहले भी, बायो में भी। फास्ट डिसअपेयरिंग, बड़ी तेजी से गायब हो रही है। बिटवीन 1700 टू 1995 द पीरियड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण के समय के दौरान ये जो समय बताया गया, इसमें 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। मतलब इतना एरिया जो है फॉरेस्ट का या पूरे वर्ल्ड का इतना एरिया इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण के लिए जो है साफ किया गया। कल्टीवेशन के लिए पास्चर एंड फ्यूलवुड। वाई डिफॉरेस्टेशन, क्यों फॉरेस्ट को कट किया गया, उनका विनाश क्यों किया गया, क्यों डिफॉरेस्टेशन? फॉरेस्टेशन का उल्टा अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन, कट द प्लांट्स। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, रिसेंट मतलब एक मॉडर्न, एक आधुनिक प्रॉब्लम नहीं है ये। द प्रोसेस बिगन मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले से प्रोसेस शुरू हुआ है। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में ये और सिस्टमेटिक हो गया और अधिक से अधिक मात्रा में एक्सटेंसिव इसको बढ़ावा मिला। Let us look at some of the cause of deforestation in India. कुछ कारण देखते हैं क्या रीजन रहे हैं। नंबर 1, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इन 1600 approximately 1/6 of the land India's land mass was under cultivation। 1/6 जो हमारे इंडिया का लैंड मास है, इसका 1/6 जो है कल्टीवेशन होता था। चैप्टर 2 जियोग्राफी में फॉरेस्ट रिसोर्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ, और अब जो है हाफ, लगभग आधा हो गया है परसेंट। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड्स फॉर फूड वेंट अप, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया और लोगों को भोजन की आवश्यकता बढ़ती गई। पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, किसान जो है अपने कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाते गए। क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड, फॉरेस्ट को कट करके नए नए लैंड को कल्टीवेटिंग लैंड में बदलते हुए। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज, यहाँ ये दिखाया गया है कैसे जो है पास्चर लैंड और फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में चेंज किया गया है। द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन, एक ये भी रीजन रहा है कि कमर्शियल क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, जैसे जूट का, शुगर का, व्हीट का, कॉटन का, कॉफ़ी, टी, द डिमांड्स फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th century यूरोप, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial। इसकी डिमांड 19th सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ी क्योंकि वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन को खिलाने के लिए फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन। द सेकंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। कॉलोनियल स्टेट्स मतलब जो भी कॉलोनियल रूल थे जहाँ भी, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को अनप्रोडक्टिव समझते थे, मतलब महत्वपूर्ण नहीं। दे वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन सो दैट द लैंड कुड यील्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू। क्या कि वो जो है फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन लैंड में चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करके, जिससे उनकी रेवेन्यू भी बढ़े और इनकम ऑफ स्टेट भी बढ़ सके। सो बिटवीन 1880 to 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। तो इन वर्षों के दौरान लगभग 40 वर्षों में कल्टीवेशन एरिया जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया।
We always see the expansion of cultivation as a sign of progress. साइन ऑफ प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट का सिंबल, कि इससे विकास हुआ कल्टीवेशन एरिया बढ़ने से. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लाव फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड. मतलब जो लैंड खेती के लिए जुताई के लिए यूज हुआ वो कहाँ से आया, एक फॉरेस्ट से आया, फॉरेस्ट को कट करके. स्लीपर्स यहाँ दिखाया गया है, वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए आज भी कहीं आप पुराने जगहों पे देखोगे वहाँ पे लकड़ी के, वैसे ज़्यादातर अब तो सब चेंज हो गए हैं, अब तो सीमेंटेड स्लीपर आ गया है. रेलवे में देखे होंगे कि ऐसे लंबे लंबे जो है पिलर टाइप का लगा हुआ ले डाउन करके और उस पर दोनों पटरियाँ गई हुई हैं, तो वही स्लीपर्स. तो पहले लकड़ी के बनते थे और ये इंडिया और जावा और इन सब के, इंडोनेशिया, इन सब के जो है फॉरेस्ट से सप्लाई होता था. बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपेयरिंग. ओक के फॉरेस्ट इंग्लैंड में धीरे धीरे गायब हो गए. दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी. और इससे जो है रॉयल नेवी के लिए जो लकड़ी की सप्लाई होती थी, जो शिप बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, प्रॉब्लम आ गया. हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल टिम्बर. अब कैसे वो जहाज बना सकते थे, क्योंकि टिम्बर की सप्लाई तो कम हो गई. अब उसके लिए रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए और ड्यूरेबल टिम्बर मतलब ऐसे लकड़ी जो काफ़ी समय तक चले, पानी में सड़े ना. हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप. और ये जो इम्पीरियल पावर थे अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते थे और कैसे बिना शिप के मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि नेवल, उस समय नेवल आर्मी जो होती थी वो काफ़ी शक्तिशाली होती थी. बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. 1820 तक जो है इंडिया के फॉरेस्ट में सर्च करने के लिए टीमें भेजी गईं. विद इन अ डिकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. और 10 सालों में फॉरेस्ट काफ़ी संख्या में कट कर दिए गए और यहाँ से इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर दिया गया, निर्यात भेजा गया. द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 रेलवे का जब स्प्रेड हुआ, क्रिएटेड न्यू डिमांड. रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड. रेलवे क्यों किए थे, अपने लिए, अपने व्यापार के लिए. एक कॉलोनियल स्टेट से दूसरे कॉलोनियल स्टेट्स तक जो है सप्लाई करने के लिए माल को रेलवे की ज़रूरत थी और रेलवे के लिए रेलवे ट्रैक बिछाना ज़रूरी था. उसके लिए स्लीपर सबसे मस्त था. वुड्स वाज नीडेड एज फ्यूल. और दूसरा उस समय कोयले से, भाप के स्टीम से जो है इंजन चलता था, तो कोयला भी ज़रूरी था. टू रन लोकोमोटिव्स, वही लोकोमोटिव इंजन. वुड एज नीडेड एज फ्यूल एज टू लेड रेलवे लाइन्स. स्लीपर्स वर essential to hold the track together. Each mile of railway track required between 1760 to 2000. मतलब 1 माइल 1.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए करीब 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी. From 1860 the railway network expanded rapidly. By 1890 about 25,500 किलोमीटर. सोचिए 60 से लेकर 90 के बीच में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया. इन 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैड इंक्रीज ओवर 7,65,000 किलोमीटर. आज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया. और रेलवे ट्रैक इंडिया में भी, जैसे हमने बताया, आपको पता है कि 1853 में इंडिया में रेलवे का उद्घाटन हुआ, तो रेलवे लाइन उससे पहले बिछाई जानी शुरू हुई. तो लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड. काट दिए गए, गिरा दिए गए. एज अर्ली एज द 1850 इन द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 3,500 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स. केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 3,500 पेड़, 1000 पेड़ जो है प्रत्येक वर्ष स्लीपर्स के लिए काटे जाते थे. द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायरमेंट.
प्राइवेट हाथों में दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सप्लाई पूरा करने के लिए। और दीज कॉन्ट्रैक्टेड बिगन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, और ये जो ठेकेदार लोग होते थे इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना किसी सोच विचार करके जैसे अनलीगल ढंग से काटना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिस्प्ले, धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट रेलवे ट्रैक के आसपास से गायब होना शुरू हो गया। ये दिखाया गया कैसे लोडिंग हो रही है। यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट एलिफेंट का भी यूज हो रहा है लॉग को उठाने के लिए, लॉग को चढ़ाने के लिए। एस्टीमेट दिया गया, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन। नेक्स्ट रीजन है फॉरेस्ट डिसअपियर होने का प्लांटेशन। तो प्लांटेशन जिसमें रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन ये सब आएगा। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप ग्रोइंग नीड। किसके लिए? यूरोप में जो इसकी मांग बढ़ रही थी उसको पूरा करने के लिए इनके कल्टीवेशन के लिए जो है फॉरेस्ट को कट किया गया। द colonial government took over the forest and gave vast areas to European planters। फॉरेस्ट को लेकर के किसको दे दिए? लीज पर फॉरेस्ट यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट, सस्ते रेट पर। दीज एरियाज वर एनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विथ टी और कॉफी। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का जब उदय हुआ, व्यापारिक फॉरेस्ट्री। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप एंड रेलवे। किसके लिए यूज होता था? रेलवे के लिए और शिप बनाने के लिए। ब्रिटिश वर वरीड दैट यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपुल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब उनको ये चिंता भी थी कि अगर लोकल लोग फॉरेस्ट का यूज करेंगे और जो रेकलेस फेलिंग ट्रीज बाय ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा जो पेड़ों को काटा जा रहा है, एक अंधाधुंध कटाई जिसको कह रहे हैं, तो इससे फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे। ये भी एक चिंता थी उनको। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट को इनवाइट किया सर्वे करने के लिए। द डैट्रिच ब्रांडिस जिनका नाम था, फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया। और उनको जो है पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया इंडिया का। अंडरलाइन। द ब्रांडिस रियलाइज्ड दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपुल टू बी ट्रेंड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। जो ब्रांडिस ने रियलाइज़ किया, जो बनाए गए थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, कि प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस टू मैनेज फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे जो है फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैड टू बी फॉलोड। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। पेड़ों को काटना, जानवरों को चराना, उस पर बैन किया जाए। फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। टिम्बर प्रोडक्शन मतलब इमारती लकड़ियों के लिए उत्पादन के लिए उनको प्रिजर्व किया जाए। एनीबॉडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। अगर कोई भी व्यक्ति बिना इन सिस्टम को फॉलो किए पेड़ों को काटता है तो उसको इलीगल मान के पनिशमेंट भी दिया जाए। सो ब्रांडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। IFS आज भी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसी के तहत जो है आज फॉरेस्ट कर्मचारी और फॉरेस्ट अधिकारी रखे जाते हैं। जैसे IS होता है वैसे IFS के एग्ज़ाम भी होते हैं 1864 में। एंड हेल्ड फार्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, 1865 में। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप देहरादून, आज भी है। 1906 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया। द सिस्टम दे taught here was called scientific forestry।
और यहाँ जो पढ़ाया जाता था उसके बारे में उसको हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। मेनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। बहुत से लोग जो इकोलॉजिस्ट थे, जो पारिस्थितिक तंत्र मतलब वैज्ञानिक पर्यावरणविद, इसे साइंटिफिक पूरी तरह से नहीं मानते थे। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट जो अपने आप से थे और उसमें उनकी बहुत सी प्रजातियां जो कट डाउन कर दिया गया था। इन दियर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेटो। केवल उनके जगह पे केवल एक ही तरह के प्लांट और एक रो में ऐसे लगाए जाते थे। तो केवल अपनी डिमांड के लिए ऐसा करते थे, ऐसा ना कि वो फॉरेस्ट के प्रति उतना वो थे। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट अधिकारी जो होते थे, कर्मचारी, वो सर्वे करते थे, डिफरेंट टाइप के प्लांट ट्रीज को सर्वे करके, और हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, कितना जो है प्रत्येक साल में कटे, इसका एक सब एस्टीमेट बनाते थे। द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर। तो जो एरिया कट किया जाता था उसके जगह पे उसी एक टाइप का नया प्लांट ग्रो कर दिया जाता था, जिससे कुछ सालों में उसको भी कट किया जा सके, तो सप्लाई निरंतर चलती रहे। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865 इट वाज अमेंडेड ट्वाइस। दो बार इसमें अमेंड किया गया, सुधार किया गया, 1878 एंड 1927। द 1870 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। इस एक्ट में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। नंबर 1 रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट मतलब था, जैसे सबसे अच्छे एरिया थे प्लांट, उसमें ट्री, उनको रिजर्व कर दिया गया। Villagers could not take anything from these forests, even for their own use। अपने उपयोग के लिए भी गांव के लोग इससे कुछ भी नहीं ले सकते थे। For house building or fuel, they could take wood from protected or village। इन अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो केवल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट से ही दे सकते थे। हाउ वर द लाइफ्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। अब लोगों का जीवन कैसे, चूँकि अब ये जीवन से प्रभावित हो गया, लोगों पर जब बैन होना शुरू हो गया, तो फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। जो फॉरेस्टर्स थे और जो गांव के लोग थे, उन दोनों के विभिन्न मत थे कि क्या अच्छा फॉरेस्ट होता है, कैसे होना चाहिए। Villagers wanted forest be the mixture of species to satisfy different needs। गांव के लोग चाहते थे कि तरह तरह की प्रजातियां हों जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। फ्यूल, फोडर, लीव्स, तरह तरह के प्लांट्स पत्तियों वाले हों, फोडर वाले हों, और फ्यूल, ईंधन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या था, वो केवल चाहता था कि ऐसे ही प्लांट हों जो उनकी बिल्डिंग ज़रूरत पूरा कर सके। यहाँ पे तेंदू पत्ता को बीनते हुए दिखाया गया है, जिससे वो बीड़ी बनाते थे और अपना व्यवसाय भी था। लेकिन जब उनको बैन कर दिया गया फॉरेस्ट में घुसना और सब, तो इनकी जीविका भी बंद हो गई। सीड्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बीन रहे हैं। यहाँ पे महुआ है, Mahua flowers which have fallen on the forest floors। Mahua trees are precious। Mahua flowers can be eaten or used to make alcohol। हमारे गांव में आज भी आप देखे होंगे महुआ, मार्च अप्रैल में फूल इसका होता है और उसका यूज तरह तरह से लोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में भी करते हैं। Ships or railways, they needed trees that could provide hardwood। और इस तरह का वो प्लांट चाहते थे, ट्रीज, जिससे कि उनको हार्ड वुड मिले, मजबूत लकड़ी। एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, लंबा हो, सीधा हो,
So particular species like teak and sal were promoted and others were cut. तो टीक और साल जैसे प्रजातियों को केवल बढ़ावा मिलता था, बाकी सब काट दिए जाते थे. In forest areas, people use forest product, roots, leaves, fruits and rubber, tubers. ये सब यूज करते थे, उनको खाने में उपयोग करते थे और फ्यूल के लिए. For many things, fruits and tubers are nutritious to eat. खाने में वो पोषक होते थे. ट्यूबर्स जो कंद कहते हैं, मूल कंद. स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन. मानसून के समय, बिफोर द हार्वेस्ट. द हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन. जड़ी बूटियां दवाओं के लिए. वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक योकी एंड प्लाउ बनाने के लिए यूज करते थे, लकड़ियों का. अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बोतल. वाटर बोतल का भी तरह मतलब पानी स्टोर करने के लिए करते थे. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. लीव्स कैन बी stitched together to make disposal plates and cups. सियादी या बॉबिना बॉबली creeper can be used to make ropes, and the thorny barks of the simmer like cotton trees used to grate vegetables. सब्जी भी बनाते थे, जो सेमर होता है कॉटन जैसा प्लांट. Oil for cooking and light lamp can be pressed from the fruit of the महुआ tree. महुआ के पेड़ के फलों से, जैसे कोयनी जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उससे तेल निकाला जाता है और उससे घी जैसा उसको जमाया जब जाता है, तो ये सब तमाम कामों में होता था. लोग पूड़ी भी बनाते थे, छानते भी थे उससे. और छठ पूज देखते होंगे गांव में, जो भादों महीना में छठ होता, महिलाएं जोते बोई चीज़ को नहीं खाती हैं, तो ज़्यादातर उसमें महुआ का ही यूज आता है. द फॉरेस्ट एक्ट मीन्ट सीवर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री. जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, इससे जो विलेजर्स थे उनके लिए, जो फॉरेस्ट से नियरेस्ट जंगल के करीब जो गांव वाले थे और वहाँ उस पर डिपेंड थे, उनके लिए एक बहुत कठोर जीवन हो गया. आफ्टर द एक्ट ऑल दियर एवरीडे प्रैक्टिस कटिंग वुड्स फॉर दियर हाउसेस, ग्रेजिंग दियर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग्स एंड फिशिंग बिकम इलीगल. सब इलीगल हो गया, सारे कार्य बैन कर दिए गए. पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम फॉरेस्ट. लोगों को मजबूर होना पड़ा जंगलों से चुराने के लिए लकड़ियाँ. एंड इफ़ दे वेयर कॉच, अगर वो पकड़े जाते थे, दे वेयर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड. तो किसकी दया पर? फॉरेस्ट गार्ड, जो फॉरेस्ट में रक्षक होते थे, गार्ड, उनकी दया पर वो चाहे छोड़ दें चाहे उनको आगे बढ़ाएं पनिशमेंट मिलने के लिए. वुड टेक प्राइस फ्रॉम देम. वीमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड. वो भी चिंतित थी जो फ्यूल वुड बीनती थी, लकड़ियाँ बीनती थी. इट वाज आल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरास पीपुल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम. लोगों को हरेसमेंट मिलता था कि उनके लिए वो लाके खाना उनको दें शाम सुबह, तब उनको वो छोड़ेंगे. हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन. अब फॉरेस्ट रूल कैसे कल्टीवेशन पर अफेक्ट किया, प्रभावित किया. वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई बार डिस्कस किया गया, 8th में भी आप लोग पढ़े हो. स्लैश एंड बर्न, जैसे नोमैडिक लाइफ. आज यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पे लोग जहाँ पे डोइलिंग हुआ, वहाँ के फॉरेस्ट को कट करके, बर्न करके, जला करके खेती करना शुरू किया. 1-2 साल किया, जब फर्टिलिटी कम हो गई तो उसको छोड़ करके दूसरे एरिया पर वो लोग पहुंच गए. तो यही कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अलग अलग एरियाओं में इसको झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. तो ये वर्ल्ड के एवरी कॉन्टिनेंट में ऐसी खेती मिलती थी, ज़्यादातर जनजातियों, ट्राइब्स, मतलब फॉरेस्ट लोगों की.
Practice in many parts of Asia, Africa, South America has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America, and the Ahitmeni or tabi in Africa, and Chena in Sri Lanka, in India, Dabya, Penda, Bevar, Nemad, Jhum, Pudu, and Khondad and Kumari are some of the local terms for Sweden agriculture. In shifting cultivation, the parts of the forest were cut and burnt in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rain, and the crop is harvested by October November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. जैसे अभी हमने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 1-2 साल अच्छे से खेती वहाँ करते थे, उसके बाद फिर छोड़ के चले जाते थे, दूसरे 10-12 साल 15 साल तक छोड़ देते थे, वहाँ पुनः फॉरेस्ट ग्रो कर जाता था. A mixture of crop is grown on these plots in central India and Africa. It could be millets in Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans. European foresters regarded his practice as harmful for the. तो जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को इलीगल कर दिया कि ये हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees. उन्होंने फील किया कि अगर ये लैंड कुछ सालों के अंतराल पे यूज होता रहा कल्टीवेटर के लिए तो यहाँ पे कोई ट्रीज नहीं ग्रो करेगा और ना ही रेलवे टिम्बर के लिए. When a forest was burned, there was the added danger of the flame spreading and burning valuable timber. और इस चीज़ का भी खतरा रहता था कि अगर वो फॉरेस्ट को बर्न करते हैं तो इससे आग पकड़ के जंगलों में लग जाएगी जिससे वैल्यूएबल ट्रीज बर्न कर जाएंगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस. देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन. और सरकार को टैक्सेस को कैलकुलेट करने पे भी डिफ़िकल्ट हुआ, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया. Many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. बहुत से समुदाय जो है बलपूर्वक जो उनको एक तरह से भगा दिया गया, हटा दिया गया. Some had to change occupation. उसमें से कुछ ने तो अपने व्यवसाय बदल लिए. While some restricted through large and small rebellions. कुछ लोगों ने रिबेल के रूप में मतलब विद्रोह किया. Who could hunt? कौन शिकार कर सकता था? The new forest law changed the lives of forest dwellers in at another way. दूसरे तरीके से भी जो है चेंज किया. Before the forest law, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, the partridge, and a variety of small animals. फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से पहले, लॉ होने से पहले जो जंगलों में या जंगल के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग अपना जीवन जो है जंगल जीवों का शिकार करके भी निर्वहन करते थे. दिस कस्टमरी प्रैक्टिस हु प्रोहिबिटेड बाई द फॉरेस्ट लॉ, दोज हु वर कॉच हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग. अब उनको दंड मिलता था, ऐसे लोग जो इलीगल हंटिंग करते थे. While the forest law deprived people of their customary right to hunt, hunting of big game became a sport. हंटिंग शिकार एक बड़ा गेम हो गया, एक स्पोर्ट की तरह. इन इंडिया hunting of tigers and other animals had been parts of the cultures of the courts and nobility for centuries. भारत में तो शिकार करना टाइगर का और दूसरे एनिमल का ये बहुत पहले से ही रहा है. कोर्ट का कल्चर, दरबार मतलब राजा राजसी, नोवेल्टी, मेनी मुगल प्रिंटिंग शोज प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉइंग हंट. बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज. लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान तो और भी बढ़ गया.
such an extent that various species became almost extinct, और इसके वजह से बहुत सी स्पीसीज जो है विलुप्त हो गई. ब्रिटिश saw large animals as sign of a wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British, अब यहाँ जैसे दिखाया गया है कि कितने टाइगर हंट किए गए हैं, एक शौक बन गया था लोगों के अंदर, एक फैशन, एक स्पोर्ट्स हो गया था. वुड सिविलाइज इंडिया. दे गेव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर. टाइगरों के किलिंग पर इनाम मिलता था, पुरस्कार. वुल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे पोज्ड दैट थ्री टू कल्टिवेटर्स. मतलब ऐसे एनिमल्स जो कल्टिवेटरों के लिए डेंजर बने हुए थे, उनका शिकार करने पर पुरस्कार मिलता था. ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड and 2 lakh wolves were killed for rewards in the period 1875 to 1925. सोचिए 50 सालों में, और आज लुप्त हो गए हैं सब. आज उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं. The tiger came to be seen as the sporting trophy. The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tiger and 2,000 leopards up to 1957. A British administrator, George Yule, killed 400 tiger. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. कुछ एरिया जो है रिजर्व कर दिए गए थे हंटिंग के लिए. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue. काफ़ी समय बाद जो है पर्यावरणविद और कंजर्वेटर्स जो थे, इन संरक्षणविद, इन लोगों ने बहस करना शुरू किया इन स्पीसीज को बचाने के लिए. तब जा कर के कुछ प्रोटेक्शन बना, कुछ एक्ट बना. न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज. While people lost out in many ways after the forest department took controls of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. People lost out in many ways after the forest department took control. मतलब वही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जब फॉरेस्ट का कंट्रोल होना शुरू हुआ तो बहुत से लोग अपनी जीविका और तरह से चीज़ें खो दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिनको बेनिफिट इससे मिलता था, जो ट्रेड से जुड़े थे, व्यापार से. मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. बहुत से समुदाय अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दिए. मेनी एंड दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, with the growing demands of the rubber